हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस को। ठीक है, देखिए इसका जो हम लोग डेरिवेशन था वो कर चुके हैं पिछली क्लास में ही, और इसका मीनिंग क्या होता है ये सब भी हम लोग जान चुके हैं। इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था वो हमारा निकल कर आया था L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, जहां पर ये जो n है इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, r इसका मीनिंग है हमारा रेडियस ऑफ सोलेनॉइड और l है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन सेल्फ इंडक्टेंस का निकाला था वो किसका निकाला था? एक सोलेनॉइड के लिए। किसके लिए निकाला था? सोलेनॉइड के लिए। यानी कि अगर हमारे पास सोलेनॉइड की जगह पर कोई दूसरा तरीके का चीज रखी हो, जैसे कि कॉइल रखी हो सिंपल एक, तो उसका भी अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ध्यान रखिएगा, ये निकल कर आया है कब के लिए? जब हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, स्मॉल n है, और जो इसका रेडियस है वो r स्मॉल r है, और जो इसकी लेंथ है वो l है। ठीक है, उस केस पे ये हमें चीजें मिली हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन हमें मिला है। क्लियर? अब यहां पर अब देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारा सोलेनॉइड है इसके अंदर मौजूद है एयर। ठीक है, यानी कि इसका जो कोर है वो एयर कोर है। तो जब एयर कोर है तो इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू निकल कर आ गई इतनी। बट बाई चांस या मान लीजिए कि हम अपने आप इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट आयरन की मीनिंग क्या थी वो हम अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक इसके अंदर सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर दिया। तो जब आप एक सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे जिसकी की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होगी, म्यू आर होगी, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो हमारे पास किसी सोलेनॉइड का, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का जो ये है इंडक्टेंस, उसको बढ़ाने का एक और तरीका है। कौन सा? ये म्यू आर। ठीक है, इस म्यू आर मटेरियल का हम लोग कोई इस पे जो मटेरियल है उसको इंसर्ट कर दें। ठीक है, म्यू आर वैल्यू का एक मटेरियल इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। किसमें चलते हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा उन्हीं एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर हम, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को अगर फिर से डिस्कस करें तो उसमें एक चीज हम लोग ने करी थी सबसे आखिरी में, कि अगर ये सोलेनॉइड या कॉइल है मान लीजिए, और इस पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इधर यहां पर एक दूसरी कॉइल रखी है जिसपे कि एक बैटरी लगी है और लगी हुई है टैपिंग की। तो जब हम इस टैपिंग की को क्या कर रहे थे, ऐसे टैप टैप कर रहे थे, तब तो यहां पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, बिल्कुल अब समझ पे आ भी रहा है हमें कि डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। बट उस पर एक और चीज थी कि जब इस की को हम लोग ने क्लोज ही कर दिया था, यहां पर ऐसे पूरा सर्किट कनेक्ट कर दिया, तो इस पे करंट आई फ्लो करने लगा था, एक स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो करने लगा था। यहां पर जो करंट की वैल्यू थी कैसी थी? कांस्टेंट हो गई थी। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ था तो उसके बाद फिर इसमें इंसर्ट की गई थी एक सॉफ्ट आयरन की रॉड। क्या इंसर्ट करी गई थी? एक सॉफ्ट आयरन की रॉड को इंसर्ट किया गया था। तो जब ये सॉफ्ट आयरन रॉड इसके अंदर इंसर्ट करी गई तो ये देखा गया कि इसमें फिर से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, या मतलब इंसर्ट करते वक्त हमें यहां पर डिफ्लेक्शन देखने के लिए फिर मिला। बात समझ पे आई? हुआ क्या यहां पर? ये चीज हुई कि जब यहां पर हमारा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल ये चीज हुई, तो यहां पर हमें ये मिला कि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गई। एक्चुअली इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गई, जो कि पास हो रही है इससे, यानी कि फ्लक्स पास हो रहा है इससे, और वो जो फ्लक्स है हर एक उससे पास हो रहा है, तो इससे फ्लक्स लिंकेज बढ़ गया इसके अंदर से, जिसकी वजह से यहां पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया जब हमने इस पे आयरन रॉड इंसर्ट करी थी। यानी कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है या एयर कोर है,
इन दोनों पे हमारा डिफरेंस होता है। और जो जब सॉफ्ट आयरन का कोर बनाते हैं और उसके ऊपर वायर लपेट कर एक प्रॉपर सोलेनॉइड बनता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देख रहे हैं म्यू आर टाइम्स यहां पर सीधे जो है चीजें बढ़ गई। इसी तरीके से जो इंडक्टेंस है उसका भी यहां पर जो वैल्यू होता है वो म्यू आर टाइम्स हो जाता है, जब एयर कोर की जगह पर एयर कोर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, आयरन कोर से। एयर कोर को आयरन कोर से रिप्लेस करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने वायर ली और ऐसे 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 सोलेनॉइड बना दिया, तो ये जो कहलाया वो कहलाया एक हमारा एयर कोर, ठीक है। बट मान लीजिए कि आपने एक मेटल का रॉड लिया और इस मेटल रॉड के ऊपर क्या किया, फिर वायर लपेटी, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर वायर लपेटेंगे, सोलेनॉइड बनाएंगे, तो अगर ये आयरन का रॉड है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एयर कोर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कि सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर, ठीक है। तो उस केस में म्यू आर की वैल्यू भी इस पे मल्टीप्लाई हो जाती है और इसका एक्सप्रेशन बन जाता है ये, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो ये क्या पता चल रहा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कॉयल के किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, और उसके अंदर मीडियम किस तरीके का मौजूद है उसकी परमेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम म्यू आर पर डिपेंड कर रहा है। यहां से तो हमें ज्योमेट्री पता चल गई और इसका उसके अंदर मटेरियल कौन सा मौजूद है वो हमें पता चला, ठीक है, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बैक ईएमएफ एंड एनर्जी। तो बैक ईएमएफ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन जो हमारा फेनोमेना है वो यही है कि जब हमने मतलब एक सर्किट है, एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड पे करंट आपने लगा रखा है, और ये जो करंट आपने लगाया, इस करंट पे जब चेंज हो रहा था उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और वो ईएमएफ कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस कंडक्शन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर ये जो करंट है वो उस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस ईएमएफ को भी अपोज कर रहा होगा एक तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो ये जो सोलेनॉइड है, ये वाला इतना हिस्सा, ये भी एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, ईएमएफ ही प्रोवाइड करती है। तो ये वाला हिस्सा एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है जब यहां पर हमने क्या कर रखा है, एक इधर से बैटरी से कनेक्ट किया उसको, और जब सर्किट में करंट चेंज हो रहा है, जब सर्किट में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। बात समझ पे आई। यहां पर क्या हुआ, ये एक हमारे पास सोलेनॉइड है, इसमें हमने करंट को अप्लाई किया, कंडक्शन करंट को, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, हमें जब ट्रांजिएंट स्टेट में था, यानी कि वैल्यू चेंज हो रही थी करंट की, तब हमें यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिली, जिसकी वजह से यहां पर इंड्यूस्ड करंट देखने को मिला, जो कि क्या था, जस्ट अपोजिट। और जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन कब हो सकती है, जब ये वाला हिस्सा क्या बिहेव करे एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। वो सोर्स ऑफ ईएमएफ ही तो कर रहा है, और सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारी एक बैटरी भी होती है। तो मतलब बैटरी की तरह इसको समझ सकते हैं कि जब यहां पर इस सर्किट में करंट चेंज हो रहा होता है तो ये बिहेव करता है इस बैटरी की तरह। मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया, कभी इसको रिप्लेस नहीं करते हैं बैटरी से, क्योंकि बैटरी एक हमारा कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड करती है, जबकि इसकी ईएमएफ चेंज इन करंट पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि किसी इंस्टेंट पर ये बिहेव करेगा इस तरीके की बैटरी, तो इसकी वजह से जो करंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन पे, और इस बैटरी की वजह से जो डायरेक्शन होगी करंट की वो इस तरफ होगी, ठीक है, एक दूसरे का पोज करेगा। बात समझ पे आई। तो इसी वजह से इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ये जो हमारा प्रोड्यूस करता है इसके अंदर, या फिर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन के थ्रू, उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि ये अपोज करता है किसी भी चेंज इन करंट को इस सर्किट में। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बैक ईएमएफ है वो तभी इंड्यूस होता है जब चेंज इन करंट हो रहा था सर्किट में, ठीक है। और जैसे ही इस सर्किट में एक स्टेडी स्टेट में करंट आ जाता है, तो यहां पर ये बैटरी जैसा अपना बिहेवियर बंद कर देता है और एक सिंपल सोलेनॉइड बन जाता है, जिसके की अंदर क्या मौजूद होगा, रेजिस्टेंस मौजूद होगा, ठीक है। और ये एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, बस। मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरीके का चेंज नहीं, किसी तरीके का चेंज नहीं, तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो ये है हमारी ट्रांजिएंट स्टेट में
ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट में, और ये होता है हमारा स्टेडी स्टेट में। ठीक है, ये वाला जो अब बना कि यहां पर एक बैटरी लगी है, करंट IC जा रहा है अपनी स्टेडी स्टेट में और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जबकि यहां पर क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट में कंडक्शन करंट तो होता ही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर देखिए शब्द आए ना अपोजेज, किसकी बात आई, अपोजेज, यानी कि जो यहां पर प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, वो एक तरीके से क्या है, इंडक्टेंस की वजह से यहां पर इंडक्शन हो रहा है। इस कॉइल का एक इंडक्टेंस है और उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, और वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम लोग क्लास 11th में हम लोग ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर भी एक चीज पढ़ी थी कि जो इनर्शिया होती है वो एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है किसी भी तरीके के चेंज को अपोज करने के लिए, किसी भी तरीके के चेंज को अपोज करने के लिए। तो यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी क्या है, बिहेव कर रहा है एज अ इनर्शिया। और कैसा है यहां पर इनर्शिया, ये क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे है तो कह सकते हैं मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा इनर्शिया है एक तरीके से, या कह लीजिए मैग्नेटिक इनर्शिया है एक तरीके से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक इनर्शिया है जो कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इस सर्किट में चेंज इन करंट को। बात समझ पे आ गई। तो आप जैसा महसूस करते हैं एक मास को जो कि रुका हुआ है उसको मूव कराने के लिए, सेम वैसा ही यहां पर भी होता है इस बैटरी के साथ। जब ये इस सर्किट में करंट बढ़ाने की कोशिश करती है तो EMF इसके अंदर ऐसा इंड्यूस हो जाता है सेल्फ इंडक्शन की वजह से कि उधर से वो अपोज करता है कि ए बढ़ो नहीं, जितने हो उतने ही बने रहो। बट क्योंकि बैटरी है इस तरफ, तो बैटरी क्या करती है, वर्क करती है। बैटरी क्या करती है, वर्क करती है इसके अगेंस्ट। क्या करती है, इस अपोज जो भी चीज अपोज हो रही है उसके अगेंस्ट वर्क करती है, और वो वर्क स्टोर हो जाता है इस इंडक्टर में। ठीक है, एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म पे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, बात समझ पे आ गई। तो इस बैक EMF वाली प्रॉपर्टी की वजह से इस बैटरी को कुछ करना पड़ता है वर्क स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए, स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए। और इसी दौरान उसको अपनी जो एनर्जी है वो एक्सपेंड करनी होती है, किस चीज के लिए, वर्क करने के लिए। और वो वर्क जाकर इस पे स्टोर हो जाता है एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर द करंट I एट एन इंस्टेंट इन अ सर्किट, मान लीजिए कि किसी समय पर जब यहां पर करंट चेंज हो रहा है, जब करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, यहां पर चेंज इन करंट है, ट्रांजिएंट स्टेट में बात कर रहे हैं, चेंज इन करंट है। उस केस में हम लोग अगर देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि देखो जो पावर है वो होता है VI, जो पावर होता है वो होता है VI। किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं पावर इज इक्वल टू VI। अब V क्या है हमारा, V है एक तरीके का EMF। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसके हम साइन की बात नहीं कर रहे कि डायरेक्शन हमें नहीं देखना, अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये हो गया। अब ये जो P है, P क्या है, पावर है, P क्या है, पावर है। और पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वही यहां पर लिख दिया गया है P की जगह पर कि dW/dt इज इक्वल टू EMF इंटू I। तो ये पावर के फॉर्मूले से, जिसको कि हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे निकाल कर आए थे कि कैसे एक्सप्रेशन निकल कर आता है P इज इक्वल टू VI, तो ये हमने यहां पर इस्तेमाल किया। अब उसके बाद ये जो EMF है इसका एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस से चीजों को कनेक्ट करना है, चेंज इन करंट से चीजों को कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, EMF का एक्सप्रेशन ये वाला यूज करेंगे, -LdI/dt। तो जब इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे -LdI/dt, और देखिए ये कहां से निकल कर आया, ये हमने मतलब आप अलग अलग चीजें क्यों याद करें, आप सिर्फ कनेक्ट करिए चीजों को। कनेक्शन कैसा बैठाया आपने कि हमने सिर्फ इस चैप्टर में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था,
डी फाई, इसको यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, और इसी से ही ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, जब हम लोग ने क्या किया है, एन फाई बी को रिप्लेस कर दिया है किस चीज से, एल आई से, क्योंकि यही हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो देखिए हर चैप्टर में कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज को नए तरीके से पढ़ने की बजाय आपने जो भी पढ़ा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप एक चीज को अच्छे से समझिए और फिर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं अगर यहां पर चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था कि डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एप्सिलॉन इनटू आई। अगर मैं ऐसा बोल देता तो ये आपके लिए एकदम नया हो जाता, एकदम नया, ये आपके लिए जीरो हो जाता। ठीक है, बट जब मैंने इसको कनेक्ट किया P इज इक्वल टू वी आई, जिसको कि आप अपने क्लास 10th में भी पढ़ कर आए हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू आई, करंट, वोल्टेज इनटू करंट, ये पढ़ कर आए ना। मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि पावर जो होता है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, आपने उसको यहां पर इस्तेमाल किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। यानी कि ये हमारा जीरो नहीं है, ये आपने पहले पढ़ रखा है, आप इस पे जीरो नहीं है, इस पे आपने पहले भी चीजें पढ़ रखी हैं। कनेक्ट किया तो आपको बस याद रहेगा, अरे ये था, अरे निकल आया तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन हमें मिला। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो ईएमएफ है इसको पुट करेंगे, तो जब इसको पुट करेंगे देखिएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पर जो ईएमएफ है उसको मॉड में पुट करेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। माइनस हट जाएगा क्योंकि मॉड के जब बाहर आएगा तो माइनस हट जाता है, तो ये एल आ गया और ये आ गया आई डी आई बाई डी टी, और ये हो गया डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब क्या कर बचेगा, इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम लोग dt के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेट होकर ऐसा, डी डब्ल्यू इज यहां पर dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे 0 टू w और इसको 0 टू i, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट से स्टेडी स्टेट तक जाने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ा, समझ गए। ट्रांजिएंट स्टेट में सबसे छोटी वैल्यू करंट की क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू होगी I। ठीक है, करंट की बात समझ पे आ रही। ट्रांजिएंट स्टेट क्या था, हमने इस सर्किट में जब ये बैटरी कनेक्ट करी है तो इस सर्किट में तो कोई करंट मौजूद नहीं था, तो सबसे इनिशियल जो करंट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0। और फिर धीरे धीरे इस पे क्या हुई, वैल्यू करंट की बढ़ना चालू हुई और अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू I रीच कर गई। ठीक है, I रीच कर गई मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां से यहां तक इसको पहुंचने में कितना वर्क करना पड़ा वही हमें फाइंड करना है। तो इधर से ये निकल कर आ जाएगा W माइनस 0। ठीक है, क्योंकि DW का इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा W, फिर लिमिट रखेंगे तो W माइनस 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ये L और यहां पर I स्क्वायर बाई 2 और 0 टू I। ठीक है, तो अब उसके बाद यहां पर क्या बन गया, ये बन गया W इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। ये वर्क डन निकल कर आ गया कि बैटरी को इतना वर्क डन करना पड़ेगा ट्रांजिएंट स्टेट से स्टेडी स्टेट तक पहुंचने पे, या फिर सिंपली हम ये कहें कि स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए इस बैटरी को इस सर्किट में इतना वर्क करना पड़ेगा। तो जब इतना वर्क करना पड़ेगा तो यही स्टोर हो जाएगी क्या, एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर। क्लियर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यही इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी I करंट को उस पर स्टेब्लिश करने के लिए, और इतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा एक तरीके से, तो यही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पहली बात तो ये तब हमारा इस्तेमाल होगा जब ये पूछ लिया जाए कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा I करंट को स्टेब्लिश करने के लिए एक ऐसे सर्किट में जिसमें कि इंडक्टर लगा हो, तो इंडक्टर L लगा हो। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो L, तो वो हमारा वर्क डन निकल कर आ जाएगा इतना, और इतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाती है एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी तरह, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल U लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैपिटल U और यहां पर ये आ गया B, कैपिटल U B
U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ Li²। ठीक है, ये चीज समझ पे आई। इस एक्सप्रेशन को आप समझ गए अच्छी तरीके से किसकी बात हो रही है। वर्क डन एनर्जी, हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आई करंट को स्टेब्लिश करने के लिए, और जब हम ऐसा कर देंगे तो उतनी एनर्जी इसके अंदर एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन हाफ Li² है। ये सोलेनॉइड है तो हाफ Li² हो गया। ठीक है, और यहां पर L अगर मान लीजिए कि एक सिर्फ एक सिंगल कॉइल होती, तो सिंगल कॉइल के लिए भी हम L को फाइंड कर लेते और उस L को यहां पर पुट कर देते, तो उसके लिए भी हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता। ठीक है, यानी कि जो L है ये सेल्फ इंडक्टेंस है। सोलेनॉइड के लिए अगर होगा तो उसकी वैल्यू रख देंगे, एक कॉइल होगी तो उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग इसके आते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के जनरल केस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जनरल केस क्या है कि यहां पर क्या था, एक कॉइल ऐसी थी, दूसरी और जो इस पे दूसरी कॉइल थी ये इसके अंदर थी। ठीक है, जो दूसरी कॉइल थी वो इसके अंदर मौजूद थी, ऐसे, हाँ है ना, याद आया। तो ये कॉइल बाहर, ये कॉइल उसके अंदर, जो इसके अंदर मौजूद थी। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टर्म आएगा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1² इंटू L, ये निकल कर आएगा। ठीक है, इसी में आप ध्यान दीजिए कि किसी ना किसी एक में तो करंट हमें लगाना ही पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आपने जो करंट लगाया वो बाहर वाली कॉइल पे लगाया, तो जब आपने बाहर वाली कॉइल पे करंट I लगाया है, तो अंदर वाली अगर कॉइल मौजूद नहीं होती, सोचिए जरा कि अंदर वाली कॉइल अगर मौजूद नहीं होती तो क्या ये एक ऐसा एक सिंगल कॉइल नहीं होती, और उसके अंदर अगर करंट चेंज कर रहा है तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन बिल्कुल होगा। इसी वजह से मैंने अपने पिछले लेक्चर में मेंशन किया था कि कुछ चीजें म्यूचुअल इंडक्टेंस के जनरल केस में हमारे छूट गई हैं, जिसको कि हम लोग अब पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जान लिया है। क्लियर? तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ साथ सेल्फ इंडक्शन वाला फेनोमेना भी होता है, यानी कि हमें M के साथ साथ L के भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के साथ साथ यहां पर सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, तो जो पूरा इक्वेशन बनती है उसको हम लोग लिख सकते हैं N1 phi1 इक्वल टू M1 I1 प्लस M12 I2। ठीक है, ये क्या हुआ यहां पर समझिएगा। N1 phi1 यानी कि फ्लक्स चेंज हम किस पे देख रहे हैं, जो अंदर सोलेनॉइड थी। ठीक है, जो अंदर सोलेनॉइड थी S1 उसके में, और जो ये था सोलेनॉइड 2 वो बाहर थी। ठीक, तो हम लोग फ्लक्स लिंकेज किस पे देख रहे हैं, अंदर वाली में। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे वो भी अंदर वाली कॉइल का ही देखेंगे, तो उसको लिख दिया हम लोग ने नए नाम से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, समझिएगा, यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स पे लिखा है, बट क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे ही द्वारा, यानी कि सेल्फ, खुद पे ही सब, जब खुद की बात हो रही है तो एक तरीके का सेल्फ इंडक्टेंस ही लिखा गया है यहां पर। और ये I1 में इस पे करंट कैसे चेंज होगा, और ये I1 करंट क्या है, I1 करंट वो करंट है जब हम लोग ने क्या किया, I2 करंट क्या इस पे इस्टेब्लिश किया, और उसकी वजह से यहां पर अंदर वाले पे I1 करंट इंड्यूस हुआ, तो ये उसकी वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी EMF यहां पर प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया M12 और यहां पर हो गया I2। ये हमारी एक मॉडिफाइड इक्वेशन है जो कि पहले ये थी सिर्फ N1 phi1 इज इक्वल टू M12 I2। ये हो गई क्या, मॉडिफाइड इक्वेशन। क्लियर? यहां पर M11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टेंस ड्यू टू द सेम कॉइल, यानी कि अगर फैराडेज लॉ इस पे अप्लाई करें हम लोग, तो पहली वाली कॉइल, जो अंदर जो कॉइल मौजूद है उसके अंदर कितना EMF जनरेट हो रहा है वो निकल कर आ जाएगा, माइनस M11 di1 बाई dt माइनस M12 di2 बाई dt, ये निकल कर आ जाएगा। और इस M11 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस L1 यानी कि अंदर वाले कॉइल की बात हो रही है, अंदर वाले सोलेनॉइड की बात हो रही है, तो माइनस L1 di1 बाई dt माइनस M12 di2 बाई dt एप्सिलॉन 1, यानी कि जो EMF इसके अंदर इंड्यूस होगा
अंदर वाली कॉइल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले की वजह से नहीं होगा कि बाहर वाले में करंट I2 है उसकी वजह से, अंदर भी एक ईएमएफ होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से होगा। और वो कब होगा, देखिए पूरा इसका क्रोनोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजी यानी कि ऑर्डर समझिए। ऑर्डर ये है कि जब आपने I2 करंट चेंज किया बाहर वाले में, उसकी वजह से अंदर वाले में फ्लक्स चेंज हुआ, उस फ्लक्स की वजह से, उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पर I1 करंट एस्टेब्लिश हुआ, और वो I1 करंट अब क्या करेगा, फिर से अपने अंदर एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जो कि इतना होगा। इस वजह से जो पूरा एक्सप्रेशन, जो फाइनल हमें ईएमएफ मिलेगा अंदर वाले में, वो इन दो ईएमएफ जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो बाहर वाले की वजह से और जो अंदर करंट इंड्यूस हुआ था उसकी वजह से जो फिर से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वो मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस क्या थी, I2 करंट हमने चेंज किया, इस पे हमने चेंज किया I2 करंट, उसके चेंज की वजह से यहां पर चेंज हुआ क्या, जो करंट चेंज हुआ उसकी वजह से चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड B2, जिसकी वजह से चेंज हुआ फ्लक्स लिंकेज N1 में, जिसकी वजह से हमें मिला चेंज किस पे, उस पे फ्लक्स लिंकेज में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमें मिला करंट I1। और इस I1 के चेंज होने की वजह से, क्योंकि ये ऐसा होगा कि चेंज हो रहा होगा, तो ये यहां पर चेंज इन करंट I1 की वजह से हमें वापस फिर एक और ईएमएफ मिल जाएगा, इसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो जो टोटल ईएमएफ बनेगा, ये निकल कर आया था M की वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, और ये निकल कर आया था सेल्फ इंडक्शन की वजह से। तो जो टोटल ईएमएफ बनेगा अंदर वाली कॉइल का, वो बन जाएगा इसका और इसका सम। इसका एक्सप्रेशन है ये और इसका एक्सप्रेशन है ये, तो इन दोनों को जब सम किया तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। क्लियर? तो ये हमारा एक मॉडिफाइड इक्वेशन है, और ये इस तरीके से पूरा म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रोसेस वर्क करता है। क्लियर? इसी पे बेस्ड अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो इस पे हमने डिस्कस कर ली, इस पे के एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल है हमारा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, A और L ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल को छोड़िएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल लग रहा है, बट इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो कि आपके चैप्टर 8 को पढ़ने में, और अगर आप आगे चलकर इस पे साइंस पढ़ते, मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग उस पे EMT कहते हैं, तो वहां पर इस चीज के यूज बहुत ज्यादा होगा। तो अगर अभी आप ये समझ गए तो वहां पर जाकर समझना बहुत आसान हो जाएगा, उससे जो आगे चीजें बढ़ेंगी। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अभी जो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन था वो क्या था, एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन हमारा निकल कर आ रहा था ½ Li²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकल कर आया था। तो यहां पर क्या इधर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, या एरिया या लेंथ ऐसा कुछ मौजूद है? नहीं मौजूद है। तो यहां पर एग्जाम्पल में हमें ये फाइंड करना है कि B, A और L के टर्म्स पे जो ये मैग्नेटिक एनर्जी हो उसको निकाला जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके साथ ये कैसा कंपेयर होता है। तो देखिए जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, उसको हम लोग UE लिखते हैं, और वो होती है ½ CV²। क्या होता है? ½ CV²। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस B वाले एक्सप्रेशन को ही बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, इनको देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा ½ MV² लिखा हो जैसे, या फिर ½I⍵² लिखा हो जैसे? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये हमारी किस तरीके की एनर्जी है? ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इन इंडक्टर, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला है। तो देखिए M
आई, एल और सी। एम क्या है हमारा? इनर्सिया। ये क्या है? इनर्सिया। किसके लिए? लीनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन में ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस अपना रोल प्ले करता है किस पे? जब हम लोग एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कह लीजिए, रोटेशनल मोशन हो रहा होता है किसी तरीके से। यहां पर इंडक्टर में जब हम लोग देख रहे हैं तो ये एक इस तरीके का इनर्सिया है जिसको कि हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इनर्सिया एक तरीके से। यानी कि करंट के चेंज को ये अपोज करता है, ये अपोज करता है जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है उसको। तो ये मैग्नेटिक इनर्सिया है एक तरीके से। और ये जो है ये है इलेक्ट्रिकल इनर्सिया। तो ये क्या करता है? ये अपोज करता है चेंज इन वी जो होता है। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज जो होता है किसी सर्किट में, ये उसको अपोज करता है। इसी तरीके से जो ये एल होता है ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जो होता है ये रोटेशनल स्टेट को जो होता है उसको अपोज करता है। यानी कि वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करता है। अगर रुका हुआ है तो रुके रहने की कोशिश करता है, बट फिर भी चीजें मूव करती है ना। इसी तरीके से ये अपोज जो इनर्सिया है वो क्या करता है? टेंडेंसी है उसको अपोज करने की। मास रखा हुआ है इतना बड़ा, उसको हम लोग धक्का लगा रहे हैं तो वो अपोज करने की कोशिश करेगा, बट फिर भी मूव करता है ना। उसी तरीके से यहां पर भी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो करंट है उसको अपोजिशन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी उस सर्किट में करंट स्टैब्लिश होगा। बात क्लियर? सेम चीज है यहां पर इलेक्ट्रिकल इनर्सिया के केस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ने ये वाला जो था बी वाला ऑप्शन उसको सॉल्व कर लिया, समझ लिया उस पर क्या क्या चीजें हैं। अब आती है बात ये पहले वाले की कि इस पे हम लोग को क्या करना है। तो देखिए मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो होता है यूबी इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। एल है यहाँ पर इंडक्टेंस, आई है उस पर जो करंट लगाया गया। तो सोलेनॉइड के केस में बात हो रही है, किसके केस में? सोलेनॉइड के केस में। तो सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। यहां से अगर हम लोग आई निकाल लें, क्यों? क्योंकि हमें पहुंचना कहां पर है इस फॉर्मूले पे, चीजें कहां क्या लानी है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर बी के टर्म्स पे इसको ला सकते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई म्यू नॉट एन। ठीक है, आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई म्यू नॉट एन। इसको जब हम आई की जगह पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एल बी बाई म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर। तो यहां पर आगे देखिए एल जो है एक इंडक्टर के लिए, या कह लीजिए कि एक सोलेनॉइड जो है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड जो है, एक सोलेनॉइड के लिए जो आई की वैल्यू सॉरी एल की जो वैल्यू होती है ये होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए यानी कि एरिया, ए इंटू ए यानी कि एरिया। इसको पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख रहे थे ना, उसकी जगह एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। ये हो गया। तो यहां पर अब इसको जब अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है, और ये बन जाएगा फिर ओपन होकर बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट नीचे हमारा स्क्वायर है तो यहां से एक कट जाएगा तो बच जाएगा हाफ बाई मतलब वन बाई टू म्यू नॉट, और यहां पर आगे निकलकर आ जाएगा बी स्क्वायर ए एल। ये बन गया क्या? बी स्क्वायर ए एल। क्लियर? तो 1/2 म्यू नॉट लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये निकलकर आ गया। तो ये देखिए हम लोग ने फाइंड कर लिया क्या? यूबी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए एल। ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है उस सोलेनॉइड पे, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसके टर्म्स पे? बी ए और एल के टर्म्स पे। तो हम लोग ने इस तरीके से जो चीजें थी उसको रिप्लेस कर दिया और ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब यहां से एक नई चीज है कि अगर इस ए एल को मैं डिवाइड कर दूं, ए एल एक्चुअली क्या है? ए है एरिया, एल है लेंथ। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल है लेंथ।
और जब हम एरिया इंटू लेंथ करते हैं तो वो बनाता है वॉल्यूम। ठीक है, एरिया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो लेंथ है वो बनाता है उसका एरिया। यानी कि मान लीजिए एरिया इतना है, पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल है, और इस पे जो लेंथ है वो h है। इसकी लेंथ कितनी है? h है। तो इसका जो वॉल्यूम बनता है वो उतना रहता है पाई आर स्क्वायर h। और इसको ध्यान दीजिए, ये किसका है वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम। याद आया? तो सेम चीज यहां पर भी है कि एरिया इंटू एल जब कर देते हैं तो बन जाता है क्या? वॉल्यूम बन जाता है। क्लियर? बात समझ पे आई? तो इस तरीके से यहां पर हम क्या इसको ले लिए कि एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड पर जो वॉल्यूम है वो है AL। तो अगर हम क्या करें, इस UB को डिवाइड कर दें दोनों तरफ AL से, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। यानी वॉल्यूम से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, AL से L कैंसिल आउट हो गया, ये बचा। और इस AL को अगर हम लोग देखें तो ये है वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो गया? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल UB से डिनोट करते हैं, स्मॉल UB ऐसे। तो ये निकल कर आ गया मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक की बात है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब खास बात इस पे ये होती है कि ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया, जिसको कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी स्टोर्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड बी में। ये एनर्जी स्टोर्ड है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड बी में। यानी कि ये एक हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है। ये क्या होता है? जनरल एक्सप्रेशन। यानी कि हमें अगर किसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर मौजूद हो, ठीक है, अब वो चाहे सोलेनॉइड की वजह से हो, चाहे किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अगर वहां पर हमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कितना है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो हम डायरेक्ट वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी रहेगी उसको बी स्क्वायर करेंगे बाई 2 म्यू नॉट करेंगे, और यही हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, समझिएगा, और हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए जो चैप्टर 8 था उस पर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर आगे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जिसको कि हम लोग ने फाइंड किया था वो होता है हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसके केस में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के केस में। किसके केस में? कैपेसिटर के केस में। और ये है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, सिंपली एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो ये निकल के आया है, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे कैसे होते हैं? यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कहीं पर भी इनको अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी वो हम फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। और अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड दी है तो ये फाइंड कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस डिवाइस से। भले ही हमने इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कहां से किया है? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, बट जो फाइनल निकल के आता है वो हमने ये देखा है कि कहीं पर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये जो डेरिवेशन है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन है हमारा। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है डायरेक्ट, यही एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में। ठीक है, बात क्लियर? तो ये सारी चीजें थी आज के टॉपिक में। आई होप इंडक्टेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ जाता है क्या? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये निकल कर आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये निकल कर आई है, तो जिसको जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो 1 बाई म्यू नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है और बी की जगह पर ई रखा हुआ है, बस बाकी चीजें तो सेम है। तो देखो दोनों का एक्सप्रेशन कैसा है? सेम आ रहा है, और इसका यूज हम लोग आगे चलकर करेंगे। ठीक है, तो यहां ये क्लियर हो गया, तभी आप इस पे आगे बढ़िएगा, वरना आगे चीजें आएंगी जब तो आपको कंफ्यूजन होंगी। तो मान लीजिए वहां पर आपको जाकर कंफ्यूजन होती तो आप फिर वापस आइए, फिर यहां पर समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है,
तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये किसी भी तरीके के मैग्नेटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये हमारे मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं इसको, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आज का जो सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उस पर हम लोग एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसी जनरेटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।